Hello everyone, I'm your Vishal Chhabra, back again with our next video of class 11th। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है इम्पल्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी न्यूटन्स के लॉज की, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप ना कर दे और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ना चेंज कर दे। मतलब जब तक उसकी पोजीशन रेस्ट से, अगर किसी बॉडी की पोजीशन रेस्ट से मोशन में आएगी या मोशन में रेस्ट पे आएगी तो उस पर हमेशा क्या लगेगी? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। और सेकंड लॉ किया था हमने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, F इज इक्वल्स टू L, और इसकी हेल्प से ही F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। सो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स एक इम्पैक्ट है फोर्स का जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है। अगर किसी बॉडी, सपोज एनी बॉडी है यहाँ पे, ये मोशन में है, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। अगर हमने इसकी वेलोसिटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है, तो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे बैक साइड से, मतलब सेम डायरेक्शन की इस तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे और उसका क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। बट जो फोर्स लगाएंगे वो ऑलवेज क्या होगी? ऑलवेज नॉट कांस्टेंट। जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट नहीं होएगी। स्टार्टिंग में जो फोर्स लगाएंगे वो कम होएगी, बिकॉज कम फोर्स लगेगी स्टार्टिंग में, उसके बाद फोर्स अप्लाई ज्यादा होती जाएगी। जब हम उसको फोर्स को कम करेंगे, हटाएंगे तरफ से, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अपने हैंड से क्या कर रहे हैं? मूव करवाना है, तो हैंड से टच करेंगे तो स्टार्टिंग में फोर्स कम लगेगी। जब हम प्रॉपरली उसे टच कर लेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी। जब हम अपने हैंड्स हटाएंगे, उससे लेफ्ट करेंगे, तब उस पर कम फोर्स लगेगी। तो थ्रू आउट द मोशन उस पर जो फोर्स है वो कम लगेगी, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एफ एवरेज। मतलब एक एवरेज फोर्स हम सपोज करके चलते हैं उसके लिए, ठीक है जी। सो एवरेज फोर्स कितने टाइम के लिए लगाई उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। सो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम टेकन। मतलब कितने टाइम के लिए उस पर फोर्स अप्लाई किया है और कितनी फोर्स, उसको हमने मान लिया एवरेज फोर्स। सो फोर्स एवरेज इनटू टाइम is equals to impulse. So this is the formula for impulse. Now we have to derive the impulse formula from that equation. हाँ जी। So now F is equals to dp by dt. We know that from Newton's second law. So from that equation, F into dt is equals to dp. Now we have to find the total time and total momentum. So integrate both sides with the limits t1 0 to t f dt and p1 to p2, मतलब फर्स्ट मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। सो एफ कांस्टेंट है, एफ एवरेज बाहर आ गया हमारा, दिस इज एफ एवरेज, एंड 0 टू t dt इज इक्वल्स टू p1 p2 dp। सो इंटीग्रेट कर रहे जब हम इसका, तो हमारे पास आएगा एफ एवरेज इंटू टाइम, यहाँ पे आ जाएगा मोमेंटम p, p1 टू p2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f एवरेज इनटू टाइम p2 माइनस p1। सो ये क्या है? हमारे पास इम्पल्स है। सो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? एक तो हो गया f एवरेज इनटू टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम, और ऑल्सो एक सेकंड फॉर्मूला बना चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कहने का मतलब इम्पल्स है क्या? मतलब किसी बॉडी पे हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी मोमेंटम पहले क्या थी और बाद में क्या है, उस चेंज को क्या बोलते हैं? हम इम्पल्स बोलते हैं। सो इम्पल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम p2 माइनस p1, और आल्सो नोन एज फोर्स इनटू टाइम, f एवरेज इनटू टाइम। सो दिस इज द इम्पल्स एंड दिस इज द क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे इम्पल्स की यूनिट्स एंड डायमेंशन की। सो यूनिट्स क्या है? सबसे पहले इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम टेकन। सो फोर्स के यूनिट न्यूटन एंड टाइम के
सेकेंड। तो यूनिट आ गया जी न्यूटन सेकेंड। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स? सो डायमेंशंस क्या होते हैं? फोर्स के डायमेंशंस, फोर्स इज इक्वल्स टू ma into t, मास m1, एक्सेलरेशन के l1t minus 2 into t1। सो डायमेंशंस आ गए हमारे पास m1 l1 t minus 1। so this is the dimension of impulse that can be impact and fall on that forces। so हम इसको क्लियर करेंगे एक एग्जांपल के साथ, एक न्यूमेरिकल के साथ, और उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। So now discuss the effect of impulse, और एक्चुअल में impulse है क्या उसे हम डिस्कस करेंगे with this help of example। so हमारा न्यूमेरिकल है, calculate the impulse necessary to stop a 15 kg car traveling at 90 km per hour। कोई 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कार ट्रेवल कर रही है जिसका मास कितना है 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जी 90 किलोमीटर पर आवर। इस कार को स्टॉप करना है, उसके लिए हम उस पर क्या अप्लाई करनी है? फोर्स अप्लाई करनी है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए कितना इंपल्स चाहिए? तो हम देखो हमारा फॉर्मूला क्या है इंपल्स का, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, बिकॉज बॉडी क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। तो दिस इज द जीरो। इंपल्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, मास कितना है हमारे पास? m कॉमन निकाल लो चाहे, हमारे पास आया v माइनस यू, m की वैल्यू 1500 इंटू माइनस ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर देते हैं अपने यूनिट्स में। तो 90 इंटू 5 अपॉन 80, तो कैंसिल आउट कर दो, 9 2 जा 9 10 जा 2 5 जा। तो u की वैल्यू क्या आ गई? 25 मीटर पर सेकेंड। तो पुट इट हियर 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इंपल्स कितना आया? 37 इंटू 500। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है उसके ऑपोजिट साइड पे फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी, मतलब डीएक्सेलरेट कर देगी। सो नेगेटिव साइन शोज it the body is deaccelerated throughout the motion when applying the force in the opposite direction। so this is the impulse and the effect of impulse when applying on the force within a given time। now we will discussing the application of concept of impulse। impulse का जो impact है उसकी क्या application है? so first application is while catching a ball, a cricket player lower his hand to save himself from injury। so firstly कोई भी हम बॉल कैच करते हैं तो सबसे पहले कैच करते टाइम अपने हैंड्स को लोअर करते हैं, नीचे को करते हैं। क्यों? एट दैट टाइम विद दिस एक्टिविटी वी टेक टाइम इंक्रीजेस। टाइम को क्या कर लेते हैं हम? इंक्रीज कर देते हैं कैच करते टाइम। अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ? dp by dt। तो टाइम कम लगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और सॉरी, टाइम ज्यादा लगा, इंक्रीज करते हैं, टाइम इंक्रीज हुआ, मोमेंटम कम होएगा और फोर्स भी क्या लगेगी? कम लगेगी उस पे। अगर फोर्स कम होएगी तो हैंड पे इंजरी होने की चांसेस है जो कम हो जाएंगे। इसलिए हिमसेल्फ इंजरी से सेव करने के लिए क्रिकेट बॉल क्या करता है? वो हैंड लोअर करता है। सिमिलरली नेक्स्ट, कार, बसेस, बॉगीज ऑफ ट्रेन्स आर प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग सिस्टम। हाँ जी, टायर्स के साथ स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है जिसको हम शॉकर बोलते हैं लोअर पे। तो उसको वो क्या हेल्प करता है? जब कभी भी ट्रेन, बस, बॉगीज ड्राइव करते हैं तो रोड्स पे क्या आ जाते हैं? हमारे पास बहुत सारे जंप आते हैं और एज अ स्पीड ब्रेकर आते हैं। तो उन सभी झटकों को, जर्क्स को अवॉइड करने के लिए क्या लगाया जाता है? स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग सिस्टम भी क्या करते हैं? टाइम की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं और फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जिससे जर्क्स कम प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी को जर्क्स कम लगते हैं। इसलिए टू अवॉइड द सेल्फ जर्क्स इट विल प्रोड्यूस अ स्प्रिंग सिस्टम इन कार, बसेस एंड बोगीज। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज, जो ट्रेन्स हैं हमारी, दो बोगीज ज्वाइन होती हैं आपस में, सो बिटवीन क्या लगाए जाते हैं? बफर लगाए जाते हैं। सो व्हाट इज बफर? बफर इज लाइक अ स्प्रिंग सिस्टम। व्हेन
द ट्रेन इज मूविंग, जब ट्रेन मूव करती है और ब्रेक अप्लाई करती है, दो जो बोगीज आपस में क्या करते हैं, कोलिजन ना हो इनका, और कोलिजन को बचाने के लिए फोर्स कम करनी पड़ेगी। फोर्स कैसे कम होगी, जब हमने सेंटर में क्या लगा दिया, बफर। बफर क्या करेगा, टाइम को इंक्रीज कर देगा। अगर टाइम इंक्रीज हो गया, फोर्स कम लगेगी और इसका कोलिजन होना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सो द फोर्थ एप्लीकेशन इज व्हेन अ पर्सन falling on pakka floor is more injurious than कच्चा फ्लोर। Why? Because जब कोई पर्सन पक्का फ्लोर मतलब टू फ्लोर टाइल एंड स्टोन सरफेस पे क्या करेगा, फॉल करेगा, दैट टाइम जब वो फॉल करेगा उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम कंपैरेटिवली जीरो हो जाएगा। मोमेंटम जीरो हो गया तो जो हमारा ग्राउंड है उसकी तरफ से जो फोर्स लगेगी वो वेरी वेरी लार्ज लगेगी। अगर फोर्स वेरी लार्ज लगेगी तो इसको क्या होगा, इंजरी बहुत ज्यादा होगी। सिमिलरली कच्चा फ्लोर की बात करें, सैंड और आयनी स्टोन पे, सैंड पे अगर कोई पर्सन फॉल करता है, दैट टाइम उस पे जो टाइमिंग है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। टाइमिंग इंक्रीज होने का मतलब फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम होने का मतलब इंजरी कम होगी एज कंपेयर टू पक्का फ्लोर। सो दिस इज द 4 एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ड्यू टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। So our next topic is Newton's third law. So हमने पहले किया Newton first law, then Newton second law. Now the last is Newton's third law. तो क्या कहता है? It states that every action has equal and opposite रिएक्शन। तो किसी भी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। सो एग्जांपल लेते हैं किसी बॉडी की। सपोज कोई बॉडी है, वो फ्लोर पे क्या कर रही है, रेस्ट पोजीशन पे है। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका वेट कितना लगेगा, डाउनवर्ड, दैट इज mg। इस बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट का मतलब नहीं तो ये क्या कर जाएगी, नीचे को झुक जाएगी। इस बॉडी को सिंपल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए इसके अपवर्ड क्या लगेगी, कोई ना कोई रिएक्शन लगेगी, तो जिसे बोलते हैं हम R। सो W इज इक्वल्स टू माइनस R। सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली पर्सन की बात ले लो, ह्यूमन की बात ले लो। ह्यूमन जैसे खड़ा है, सिंपली एक बॉडी एक शेप में क्या कर रहा है, वो खड़ा है, तो उसका जो वेट है डाउनवर्ड लग रहा है, उस पर्सन का वेट डाउनवर्ड लग रहा है mg, और उसको स्टिल प्रॉपर पोजीशन में क्या करने के लिए, खड़ा रखने के लिए एक अपवर्ड भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन। सो न्यूटन थर्ड लॉ इज इक्वल्स टू वेट एंड इज इक्वल्स टू माइनस आर। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम मूव भी कैसे करते हैं तो इसका हम आगे नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, और उस एप्लीकेशन में समझेंगे इसको न्यूटन थर्ड लॉ। इसका कहां पे क्या होता है, हमें नीड होती है, इंपॉर्टेंस है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ विद सम एग्जांपल्स। तो हम न्यूटन थर्ड लॉ को समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। सो फर्स्ट हमने बात की थी पहले, कोई ब्लॉक है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है ब्लॉक, तो ब्लॉक का वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, इसको हमने बात की mg। उस ब्लॉक को स्टिल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए इसकी ऑपोजिट क्या लगेगी, ऑलवेज एक रिएक्शन लगेगी, तो जिसको हम बोलते हैं माइनस आर। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकंड एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी वॉक we pushes the ground। जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं किस पे, ग्राउंड पे, और ग्राउंड क्या करता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड
ऑपोजिट रिएक्शन अप्लाई करता है, रिएक्शन अप्लाई करता है। सपोज ये हमारा कोई फीट है, इस पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ, mg डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। तो डाउनवर्ड फोर्स के लिए एक ऑपोजिट क्या लगेगी, सेम डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगी, सेम डायरेक्शन में क्या लगेगी, रिएक्शन। तो रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल के साथ r cos थीटा, वर्टिकल के साथ r sin थीटा। सो जो r sin थीटा है ये किसके ऑपोजिट हो गया, mg के, हमारे वेट के। सो r sin थीटा इज इक्वल्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट मींस कैंसल आउट ईच अदर। सो r cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हम क्या करते हैं, आगे को मूव करते हैं। r इज द फोर्स, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो मूवमेंट कैसे होती है किसी भी पर्सन की, जब हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं किस पे, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड क्या करता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, रिएक्शन लगाता है, जिससे हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो mg वेट किसके इक्वल हो गया, r sin थीटा के, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, इन दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक इफेक्ट बचा हमारे पास r cos थीटा, जो हमें हेल्प करता है फॉरवर्ड मूव करने के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ when we moving on a ground or that time the opposite reaction take place or according to Newton's third law. So next example हम देखते हैं इसकी। So third example क्या होगी, स्विमर की बात कर लेते हैं। कोई स्विमर है, वो क्या करता है, there is swimmer, वाटर है यहाँ पे, तो वाटर को क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है पीछे की तरफ। तो वाटर को वो क्या करेगा, पीछे की तरफ डिस्प्लेस करेगा, मतलब उसने फोर्स कहाँ लगाई, बैकवर्ड की तरफ, और खुद कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड की तरफ। दैट मींस अपवर्ड, बैकवर्ड क्या लगाई उसने, ऑपोजिट फोर्स लगाई, मतलब ऑपोजिट क्या लगाई, बैकवर्ड उसने फोर्स, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, वो फॉरवर्ड जा रहा है। सिमिलरली बर्ड फ्लाई करता है, बर्ड क्या करता है, अपने दोनों जो उसके विंग्स होते हैं उसके साथ एयर को क्या करता है, डाउनवर्ड पुश करता है। अगर वो एयर को डाउनवर्ड पुश कर रहा है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या हुआ, वो अपवर्ड जा रहा है। सो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो सेम एक एग्जांपल हो रहा है, पुली की एग्जांपल ले लेते हैं। हम देखते हैं पुली को, वेल पे जब हम किसी बकेट के साथ पानी लेते हैं, सो दिस इज एनी बकेट, इन दिस वाटर। सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं पुली की तरफ। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, उसके ऊपर क्या लगती है, टेंशन लगती है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स किधर लग रही है, डाउनवर्ड। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कहाँ लगेगी, इसके वेट की तरफ, mg एंड टेंशन। तो mg एंड टेंशन बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल आउट ईच अदर। सो दिस फोर्स का इफेक्ट कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा, और ये अपवर्ड मूव करेगा, और जो बकेट है वो बाहर आ जाएगी वेल से, और पानी हम यूज कर लेंगे। सो दिस इज ऑल द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ है क्या, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। कभी भी हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमें एक्सप्लेन कर रहा है। So this is the Newton's third law, and we have discussed the Newton first law, second law, third law. So now we will proceed with our next topic, जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है, उसे हम बोलते हैं रियल लॉ। क्यों बोलते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। So now the topic is Newton second law is called real law. अब न्यूटन सेकंड लॉ है जो हमारा, उसको हम रियल लॉ कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। सो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों बोलते हैं, तो प्रूव करते हैं। सेकंड लॉ से हम प्रूव करेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड से ही प्रूव करेंगे थर्ड लॉ। सो फर्स्टली हम प्रूव करते हैं फर्स्ट लॉ। सो होता क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, F is equals to ma। So if no force is act on a body, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मतलब F की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ma भी क्या हो गया, जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं होता, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू जीरो पुट करो तो v इज इक्वल्स टू u आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। दैट मींस अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है, समथिंग
2 मीटर पर सेकेंड है तो v भी क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड के साथ पहले मूव कर रही थी, बाद में भी क्या चल रही है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल कब तक, जब तक उस पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए उसको रोकने के लिए या उसको एक्सेलरेट करने के लिए। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड। नाउ वी विल प्रूव थर्ड लॉ। सो वी हैव टेकन, तो हमने दो बॉडीज ले ली ए एंड बी। ए है जो हमारा, बी पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, एफ ऑफ ए बी। ये एक्शन कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन लगेगा, उसको नाम दे दिया हमने एफ ऑफ बी। मतलब ए बी पे फोर्स लगा रहा है, उसका रिएक्शन बी ए पे लगा रहा है। सो बोथ द फोर्सेस है हमारे पास। तो फोर्सेस एक्चुअल में होता क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, डीपी बाय डीटी। सिमिलरली एफ ऑफ बी ए dp2 अपॉन dt। सो टोटल फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स f of AB plus f of BA is equals to dp1 upon dt plus dp2 upon dt। so derivative कॉमन, डेरिवेटिव आ गया हमारे पास d by dt p1 plus p2। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रही है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। दैट मींस अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। सो एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी। सो दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था, अगर A का B पे रिएक्शन एक्शन लग रहा है तो इसका इक्वली क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को। एक्चुअल में इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसका नेगेटिव साइन इट शोज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द दैट ऑफ A। सो f of AB is equals to minus of f of BA, action and reaction equal and opposite। So according to this two proofs, न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज सेकेंड लॉ से ही हम फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर सकते हैं और सेकेंड से ही हम थर्ड लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। दोनों लॉस के अकॉर्डिंग ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है न्यूटन के तीन लॉस, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अराउंड, इसके अकॉर्डिंगली जो आगे आर्टिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे, पुली एंड द इंक्लाइंड प्लेन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you.